तो देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत, और जुड़ गया हूँ आपके साथ गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ। आज के इस अंक में हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। और इस समीकरण के बारे में आपको बता रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे, और साथ में हैं हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण और इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। मैं अविनाश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT कॉलेज MIA अलवर से बोल रहा हूँ। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग एक एक करके अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मेरा नाम मोरध्वज कुमार है। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं पनीश कुमार। तो आप लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण से परिचित हैं? जी सर। आनंद, आप एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण बताइए। x + 2y = 4 सर। ये गलत है, इसमें दो चर आ गए हैं सर। इसमें x और y दो चर आ गए। सर x + 3 = 0। ये सही है जी सर, क्योंकि इसमें एक ही चर आया हुआ है। ठीक है जी सर। तो अभिषेक, आप दूसरे एक चर वाला कोई एग्जाम्पल बताइए। x + 4 = 0 सर। x + 4 = 0। मुर्धज कुमार जी, आप बताइए कोई। y = 2। सरफराज जी, आप बताइए। 2x = 4। 2x = 4। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी बहुत अलग अलग टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से दोनों में से कोई भी संख्या अपने सामने नहीं है। तो ये एक पहेली की तरह है कि हमारे सामने कोई भी संख्या नहीं है और उसका हमें उन दो संख्याओं को बताना है जिनका योग 74 है, यानी सम 74 है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व करने के लिए हम एक संख्या को मान लेंगे कि एक संख्या, जैसे हमने मान लिया कि सबसे जो छोटी संख्या है वो x है। तो बड़ी संख्या उससे 10 अधिक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। तो छोटी वाले को हमने x ले लिया, तो दूसरी संख्या जो बड़ी वाली है वो 10 + x है। अब क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है कि इन दो संख्याओं का योग 74 है, तो इसका मतलब x + x + 10 = 74 होगा। इतना समझ में आ रहा है? जी सर। संख्याओं को जोड़ने से 74 आ गया। तो x + x 2x + 10 10 = 74। इसका मतलब 2x + 10 = 74। ठीक है, अब यहाँ से x की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2x = 74 - 10 यानी 64। तो नीचे हो गया 2x = 64। तो x = 32। समझ में आ गया? x की वैल्यू आ गई 32, यानी x का मान आ गया 32। तो अब हमने सपोज किया था, यानी माना था कि छोटी वाली संख्या x है। जी सर। इसका मतलब छोटी वाली संख्या की वैल्यू हो गई 32। ठीक है, और बड़ी वाली संख्या की वैल्यू x + 10 होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने मान रखा है उसको भी। तो x + 10 = हो गया 42। तो इस तरीके से हमने दोनों संख्याओं को ज्ञात कर लिया। छोटी वाली संख्या होगी 32 और बड़ी वाली संख्या होगी 42। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण से हम परिमेय संख्या में भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी सर। मतलब परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या कोई है -7/3। जी सर। तो क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 हो जाए।
ठीक है। जी सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम -7/3 का 2 गुना फाइंड करेंगे। जी सर। -7/3 का 2 गुना कितना होगा मुर्दोज कुमार? -7/3 का 2 गुना -14/16 -14/6 -14/3 होगा। -14/3 होगा। तो उसका 2 गुना हो गया -14/3। अब इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए? तो इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण से बता सकते हो अभिषेक? जी सर। कैसे? मान लीजिए कि x जोड़ेंगे हम उसमें, आपने मान लिया कि x जोड़ेंगे। हाँ जी। तो x प्लस -14/3 इक्वल टू कर देंगे सर जो 3/7 3/7। तो उसके बाद से x इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। तो सर x आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, तो इन्होंने जैसे बताया कि 2 गुना हमने फाइंड कर रखा है, 2 गुना हमने निकाल लिया है -14/3। तो हम मान लेंगे अपने से कि इसमें एक संख्या हम x जोड़ रहे हैं, तब आंसर 3/7 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। तो x हमें निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7 और -14/3 जो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं तरफ है, इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे। 3/7 प्लस 14/3 होगा। और इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो 3 और 7 का जो लघुत्तम आएगा वो 21 आएगा। और ऊपर जब सॉल्व करेंगे उसके अंश को तो उसमें 9 + 98 आएगा, यानी 107 हो गया। तो टोटल जो संख्या है x की वैल्यू आ गई 107/21। तो मतलब इससे यह पता चला कि अगर -7/3 जो परिमेय संख्या थी उसके 2 गुने में अगर हम 107/21 को जोड़ेंगे तब जो उत्तर प्राप्त होगा वो 3/7। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग हमने परिमेय संख्या पर भी देख लिया। जी सर। समझ में आ गया? जी सर। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो आकृतियां होती है उसपे भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे एक आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी सर। कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। जी सर। और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। जी सर। तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। जी सर। तो फनिश जी, क्या आप इस क्वेश्चन को एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से सॉल्व कर लेंगे? जी सर, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कीजिए एक चर वाले रैखिक समीकरण से। सर, हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई है, जो बराबर होता है 2 गुने हमने लंबाई x मान रखा है सर। आयत का जो आपने परिमाप बताया 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है ना? ये सूत्र होता है। जी सर। ठीक है। उस सूत्र में हम सारे वैल्यू को रखते हैं, माप को रखते हैं। तो ये इस प्रकार होगी, 2 गुने लंबाई है x और उसकी चौड़ाई दे रखी है 11/4। तो हम उसमें गुना कर देंगे 2 से, जो इस प्रकार होगा 2 गुने x प्लस 11/4। तो 2 से आप गुना कर रहे हो x प्लस 11/4 दोनों में? जी सर। तो सर x की मान निकल के आती है, आपने जो 2 से गुणा किया x प्लस 11/4 को, ये तो परिमाप हो गया। जी सर। और परिमाप आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है। जी सर। तो इसको बराबर कर देंगे सर 13 के। हाँ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 13 के बराबर हो जाएगी। 13 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से x हम निकाल लेंगे। जी सर। अच्छा। इन्होंने बताया कि जैसे पहले हम आयत का परिमाप उसकी लंबाई को अपने से मान करके अपने से x ले लेंगे कि आयत की जो लंबाई है वो x है, और उसका परिमाप हम अपने से, जो आप लोगों ने सूत्र जानते होंगे आप लोग, आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 गुणे लंबाई का चौड़ाई। जी सर। उसकी सहायता से हम उसका परिमाप निकाल लेंगे और उसको क्वेश्चन में दिया हुआ है आयत का परिमाप, उसके बराबर इक्वेट कर देंगे। तो फिर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/4 और उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 3 होल 3/4 यानी 3 सही 3/4। तो समझ में आ गया इसका? ज्योमेट्रिक फिगर्स पे कैसे एप्लीकेशन देखेंगे? जी सर। ठीक है। अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग हम आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। जी सर। जैसे एक क्वेश्चन है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, यानी 66 ईयर्स हो जाएगा। जी सर। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम साहिल की आयु मानेंगे, क्योंकि साहिल की माँ की आयु साहिल की आयु से निकल जाएगी। जी सर। क्वेश्चन को एक चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करने के लिए हम साहिल की आयु को ही मानेंगे अपने से। यस सर।
समझ आ गई बात? जी सर। तो हमने साहिल की आयु को मान लिया एक्स। जी सर। साहिल की माँ की आयु हो गई, क्वेश्चन में दिया गया है कि उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है। जी तो सर। साहिल की माँ की आयु हो गई 3x। 3 गुनी x मतलब 3x एंड 3x। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है। तो पहले हम 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु निकालेंगे। जी सर। तो मुर्ध्वज कुमार जी, साहिल की वर्तमान आयु हमने मान रखा है x वर्ष। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु क्या होगी? x + 3x 3 + x सरफराज जी आप बताइए। x + 5 होगा। x + 5 होगा। समझ आ गया मुर्ध्वज जी? जी सर। जी 5 वर्ष बाद साहिल की आयु हो गई x + 5। अब साहिल की माँ की आयु 5 वर्ष बाद, कनिष्ठ जी आप बता दोगे? 3x + 5 होगी सर। 3x + 5 होगी। ठीक है जी सर। तो 5 वर्ष बाद हमने दोनों की आयु निकाल लिया। जी सर। अब प्रश्न में ये भी बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। जी तो सर। इसका मतलब दोनों की आयु को जोड़ेंगे। x + 5 साहिल की आयु प्लस 3x + 5 उसकी माँ की आयु = 66 होना चाहिए। = 66 कर देंगे। जी सर। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे, सरल करेंगे, तो x + 3x 4x और 5 और 5 5 और 5 10 मतलब 10 हो गया। तो मतलब x और 3x 4x हो गया और 5 और 5 10 हो गया। तो जो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ 14x 4x + 10 बराबर 66 हो गया। जी सर। 4x + 10 बराबर 66 हो गया। ठीक है। तो अब 4x यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4x बराबर 66 - 10 यानी 56 हो गया। तो 4x = 56 आ गया। तो अब x = 56 को 4 से भाग दे देंगे तो x की वैल्यू 14। तो अब अभिषेक जी आप बताइए कि साहिल की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 14। मुर्ध्वज कुमार जी आप बताइए उसके माँ की आयु कितनी होगी? 47। नहीं सर, ये 42 होगी। माँ की आयु 3 गुनी है ना साहिल से, तो साहिल की माँ की आयु 42 वर्ष होगी। यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु मतलब जो हमने वर्तमान आयु ही साहिल की माना था x, तो साहिल की वर्तमान आयु हो गई 14 वर्ष और उसके माँ की वर्तमान आयु हो गई 42 वर्ष। जी सर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। जी सर। जी सर। अब मैं एक ज्योमेट्रिक फिगर से ही एक एप्लीकेशन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जी सर। तो अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ज्योमेट्रिक फिगर जो होता है, ज्यामितीय आकृति, उसके एप्लीकेशन को आप रैखिक समीकरण से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। जी सर। तो सरफराज जी, क्या आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं? जी सर। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? सर जैसा कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो हम एक भुजा की मान x मान लेंगे। बिल्कुल सही तो बात है। उसके बाद हमारी जो 2 भुजाएं होंगी यानी x + x, और प्रश्न में सर दिया गया है कि आधार की माप बराबर 3/4 सेंटीमीटर है। अतः परिणाम से हम ये लिखेंगे कि x + 4/3 + x। इसके बाद प्रश्नानुसार 4 से 2/15 दिया गया है, यानी कि 62 परिमाप की लंबाई जी सर 62/15, यानी कि हम जो x + x + 4/3 को इस रिजल्ट को बराबर हम कर देंगे 62/15 के बराबर। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे जो इस प्रकार होगा 62 = 30x + 20, यानी यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7/5। जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज जो दिया हुआ है उसमें एक भुजा 7/5 सेंटीमीटर हो गया, तो दूसरी भुजा भी 7/5 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से जी सर। हमने समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर भुजाओं की माप होती है वो 7/5 सेंटीमीटर फाइंड करते हैं। जी सर। तो आप सारे लोग इस एप्लीकेशन को समझ गए? जी सर। अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की हेल्प से हम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है संख्याओं से रिलेटेड कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कौन कौन से गुणज होंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। क्वेश्चन ये है कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 11 का 3 लगातार गुणज लेना है। तो एक गुणज हम लेंगे, 11 का एक गुणज हमने मान लिया x है, तो 11 का दूसरा गुणज x प्लस 11 होगा। 11 का तीसरा गुणज x प्लस 11 प्लस 11 यानी x प्लस 22 होगा। समझ में आपकी बात? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन 11 के 3 लगातार गुणज हो, तो लगातार गुणज हमने निकाल लिया, इनका जो योग है वो 363 है। इसका मतलब x पहला गुणज प्लस x प्लस 11 दूसरा गुणज प्लस x प्लस 22 तीसरा गुणज इज इक्वल टू 363 है। समझ में आपकी बात? अब यहीं से हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो x प्लस x 3 बार आ रहा है, ये 3x हो गया, 3x प्लस 11 और 22 33 हो गया, 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। समझ में आपकी बात? जी सर। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 363 माइनस 33, तो 330 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 330, 110 भाग कर देंगे 3 से तो 110 आ जाएगी। जी सर। अब 110 x का मान हो गया। तो मुर्दोस कुमार जी 11 के लगातार 3 गुणजों की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे? यस सर। क्या क्या होंगी? दूसरी हो जाएगी 121, पहला कौन सा होगा? 110, दूसरा 121 हो जाएंगे दूसरा, और तीसरा 133, 133 होगा, 132 होगा, 132 होगा ना, x प्लस 22 है, 110 प्लस 22 इक्वल टू 132। तो तीनों गुणज कौन कौन से होंगे मुर्दोस कुमार जी? 110, हाँ, 121, 132। तो समझ में आ गई बात? जी सर। तो हम रैखिक समीकरण की सहायता से संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। तो अब एक मैं संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आनंद कुमार जी आप इसको सॉल्व कर लेंगे? जी सर। कैसे सॉल्व करेंगे? सर जैसा कि आपने कहा, मान लीजिए कि किसी संख्या से, तो मैंने एक संख्या मान लिया 1 में से सर 1/2 घटाने पर, ये क्वेश्चन से है सर, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो x माइनस 1/2 वो x में से 1/2 घटाने पर प्राप्त संख्या हो रही है सर x माइनस 1/2। बिल्कुल सही बात है। फिर सर उसके परिणाम में 1/2 से गुना करने पर तो उसका परिणाम मतलब x माइनस 1/2 को हम ब्रैकेट में रखेंगे और इसे इसमें गुना करेंगे 1/2 से। हाँ बिल्कुल सही है। और इनसे जो प्राप्त संख्या हो रही है वो 1/8 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसका मतलब सर कि जो हमारा समीकरण बनेगा वो इस तरह होगा। एक चेयर वाला समीकरण। जी सर। जी सर। x माइनस 1/2 ये ब्रैकेट में रहेंगे, फिर इनमें गुना करेंगे 1/2 से, बराबर 1/8 होगा। हाँ जी। और उसके बाद सर हम जब कटाएंगे तो 1/2 तो सर ये 1/8 कटेंगे 1/4 हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 बराबर 1/4 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 बराबर 3/4। तो इस तरह सर वह जो संख्या होगी वो 3/4 होगी। बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को। बाकी लोगों को समझ में आ गया? जी सर। अब एक और हम संख्या से रिलेटेड एक रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग को देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2 संबंधी 5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है 2 संबंधी 5, तो दोनों संख्याओं को हम अपने से दोनों संख्याओं को मान लेंगे, इस अनुपात में मानेंगे। तो हमने मान लिया कि जो 2 संख्याएं हैं वो 2x और 5x है। जी सर। जी सर। जो उनका अनुपात दिया होता है उसी से किसी एक चर में गुणा करके हम वही वाली संख्या ले लेते हैं। जी सर। 2 संबंधी 5 है तो एक को 2x ले लेंगे, एक चर के साथ गुणा करके x के साथ, और दूसरे 5 उसी x के साथ गुणा करके 5x ले लेंगे। जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक संख्या हो गई 2x और दूसरी संख्या हो गई 5x। अब प्रश्न में बोला गया है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाले कोई माइनस हम करेंगे क्योंकि संख्या निगेटिव में नहीं है, इसलिए हम बड़े में से छोटे वाले कोई माइनस करेंगे। तो प्रश्नानुसार 5x माइनस 2x बराबर हो गया 66।
ठीक है। जी सर। तो इसका मतलब 3x बराबर हो गया 66, तो x बराबर हो गया 22। तो अभिषेक जी का क्या बता सकते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 22 बाई 42 44 44 110 110 यानी 44 और 110 होंगी, ठीक है। जी सर। अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से कुछ सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जी तो आइए एक सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखें। जैसे एक क्वेश्चन है कि बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, जी सर, और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपए है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमने मान लिया कि बंसी के पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है, तब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x होगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि बंसी के पास 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, इसीलिए हम 5 रुपए वाली सिक्कों की संख्या ही मानेंगे। अगर 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने मान लिया कि x है, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगी, प्रश्नानुसार 3x हो गई, ठीक है जी सर। अब 5 रुपए वाले x सिक्कों का मूल्य 5x होगा, 2 रुपए वाले 3x सिक्कों का मूल्य 2 गुणे 3x मतलब 6x हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल मूल्य 77 रुपए है, इसका मतलब 5x + 6x बराबर 77 होगा, यानी 11x बराबर 77 हो गया। इसका मतलब x का मान आ गया 7, x का मान 7 आ गया जी सर। तो अब 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 7 हो गई, इसका मतलब क्योंकि हमने x मान रखा था, और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x मतलब 21 ठीक है जी सर। तो इस तरीके से हमने जांच कर लिया कि इन दोनों का मूल्य 77 रुपए ही होता है जी सर। 5 रुपए वाले अगर 7 सिक्के हो और 21 रुपए वाले 2 सिक्के हो, उनका जो योग आएगा वो 77 ही आएगा। तो आप लोग सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जी सर। तो जैसे हमने x का मान 7 निकाल लिया, तो इस तरीके से 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो गई 7 और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो गई 3x। 2 रुपए वाली संख्या की संख्या 5 रुपए वाले से 3 गुनी है, 3x बराबर 21 हो गई। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 7 हो और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 21 हो, तो उनका कुल योग 77 रुपए आ जाएगा। तो अब आप लोग सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से जी सर। तो अब एक आयु से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी सर। जैसे एक क्वेश्चन है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी जी सर। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए जी सर। तो आनंद जी आप बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? जी सर। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे सर। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रवि की आयु 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। हम सर उसकी वर्तमान आयु x मान लेते हैं। हाँ। फिर सर 15 वर्ष बाद उसकी आयु लेते हैं, तो 15 वर्ष बाद x + 15 कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सर क्वेश्चन के अनुसार कि 15 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाती है। बिल्कुल सही बात। मतलब सर x + 15 बराबर 4x हो जाएगा, 4x सर। बिल्कुल सही बात है। तो सर इधर क्या करेंगे कि x - 4x बराबर -15। बिल्कुल सही बात है सर ये हम मतलब बराबर के अलट पलट करेंगे सर, समीकरण को हल करने के लिए मतलब इधर उधर लाएंगे सर, पक्षांतरण करेंगे। तो -3x बराबर -15, तो x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5 जी सर। मतलब सर रवि की जो वर्तमान आयु है वो 5 होगी, रवि की 5 वर्ष 5 वर्ष होगी जी सर। ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप लोग भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन को एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से सॉल्व कर लेंगे अब आसानी से। जी सर। अब एक सिक्के वाले क्वेश्चन को मतलब रुपए से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी सर। जैसे एक अपने सामने क्वेश्चन है कि देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं जी सर, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है जी सर। यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है जी सर, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए जी सर। समझ आ गई बात? क्वेश्चन समझ आ गया? सर एक बार क्वेश्चन फिर से कर दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ। देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं जी सर।
जिनका मूल्य 590 रूपये बनता है। जी सर। यदि 50 रूपये तथा 20 रूपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है। जी सर। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी सर। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि 50 रूपये तथा 20 रूपये वाले नोटों की संख्या उनके दिए गए अनुपात के संबंध में ही 3x तथा 5x है। यस सर। ठीक है। लेकिन बोला गया है कि कुल नोटों की संख्या 25 है। जी सर। तो अब जो बचा हुआ नोट है 10 रूपये वाले नोट ही बचा हुआ है। जी सर। तो अब 10 रूपये वाले नोटों की संख्या हो गई 25 माइनस 3x प्लस 5x। जी सर। यानी 25 माइनस 8x। जी सर। ये 10 रूपये वाले नोटों की संख्या हो गई। जी सर। अब ये भी बोला गया है कि कुल धन 590 रूपये बनता है। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि और 50 रूपये वाले नोटों की संख्या जो है हमने ऊपर लिया है कि 50 रूपये वाले नोटों की संख्या 3x है और 20 रूपये वाले नोटों की संख्या 5x है। ठीक है। और 10 रूपये वाले नोटों की संख्या 25 माइनस 8x आ गई। तो कुल धन जब हम बनाएंगे तो नोटों की संख्या से गुणा करेंगे और तब योग करेंगे। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा कि 50 गुणे 3x प्लस 20 गुणे 5x प्लस 25 माइनस 8x गुणे 10 बराबर होगा 590 के। समझा की बात? सारे को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सरल करेंगे तो 170x प्लस 250 बराबर 590 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी सरल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 340/170 यानी 2 आ जाएगी। जी सर। जी सर। इस तरीके से 50 रूपये की 2 नोट हो गई, अर्थात देवेशी के पास 50 रूपये वाले 2 नोट। 50 रूपये वाले x की वैल्यू 2 आई, 50 रूपये की वाली नोटों की संख्या 2 नहीं हुई। वो सर अभी x की वैल्यू 2 आई है, नोटों की संख्या 2 नहीं हुई, अभी x का मान 2 आया है। देवेशी के पास 50 रूपये वाले नोटों की संख्या 3x हमने लिया है। तो अब इसमें x का मान रख देंगे तो 50 रूपये वाले नोटों की संख्या 6 और इसी तरीके से 20 रूपये वाले नोटों की संख्या 10 हो जाएगी और 10 रूपये वाले नोटों की संख्या मतलब 25 माइनस 16 बराबर 9 हो जाएगी। ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने निकाल लिया कि 50 रूपये वाले नोटों की संख्या 6 होनी चाहिए, 20 रूपये वाले नोटों की संख्या 10 होनी चाहिए और 10 रूपये वाले नोटों की संख्या 9 होनी चाहिए। इस तरीके से कुल नोटों का योग 590 रूपये आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के अनुप्रयोग से हमने सीख लिया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जैसे आयु से रिलेटेड क्वेश्चन को, ज्योमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामितीय आकृति से संबंधित क्वेश्चन को और सिक्के या नोटों से संबंधित क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो बाकी इसके बारे में इससे आगे और नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जी सर। धन्यवाद। तो दोस्तों अब तो आप जान गए होंगे कि भाई एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। इसके विषय में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं।
इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम तो